हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जो हमारा कंटिनेंट आपका चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी का, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन से हम करने वाले हैं। जो भी लोग नए होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे जो कि यहाँ पर लिखे भी गए हैं, किस क्लास से आए हैं, ओल्ड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है, चैप्टर कौन सा है, वहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को विद मैप के साथ, सभी क्वेश्चन को विद मैप के साथ समझाया जाता है, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन पीसीएस में आईएएस में आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कुछ, सभी क्वेश्चन कहीं किसी बुक से नहीं, एनसीईआरटी से ही होंगे। एनसीईआरटी का एक बुक है अरिहंत, उसी से ये क्वेश्चन करवाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन होंगे हम सब करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कम रहे, लेकिन हर एक क्वेश्चन का कई कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। तो चलते हैं, हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर उनको एनसीईआरटी पूरी तरीके से शुरू से, एनसीईआरटी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट करवाऊंगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, और टाइम मिलेगा तो मैं आपको थ्योरी के फॉर्म में भी जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। ये डेली आपको रात में 9 बजे आता है, तो बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं रात में 9 बजे वीडियो को अपलोड करूं आप सबके पास पहुंच जाए। एक बार ही इसको 2K स्पीड में देख लीजिए, लेकिन सोते टाइम आप क्या करें, इसको देख लिया करिए। ज़्यादा नहीं, 40-45 मिनट का ही वीडियो ये होता है। ठीक है, तो आपका एक जैसे करंट पढ़ते हैं पूरा एनसीईआरटी आपका तैयार हो जाएगा। मैं एक दिन आपको ला भी दूंगा कि ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन इस बार बने थे, सभी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आप किसी और बुक से नहीं दिखा दे सकते हैं, सभी क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। ठीक है, मैं एक दिन सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए ये कहाँ से आया है विद प्रूफ के साथ। ठीक है, तो आप चलते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखते हैं। प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब चैनल जरूर करिएगा। दक्षिण, पश्चिम और कह रहे हैं मध्य और दक्षिण एशिया के देशों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। देखिए, जैसे ही आपके पेपर में इस बार क्वेश्चन बने थे पीसीएस में या आईएएस में बनते हैं, उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा कह रहे हैं मलेशिया में टिन का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा आपका कथन सही है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं दक्षिण एशिया, मतलब दक्षिण एशिया के बारे में। दक्षिण एशिया के बारे में अगर हम देखते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर खनिज तेल और प्राकृतिक भंडार पाए जाते हैं। अगर हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो अगर हम देखते हैं तो हमारा अगर भारत ही देख लेते हैं, भारत ही एक दक्षिण एशिया में आपका पड़ता है। ये भारत जो दक्षिण एशिया में पड़ता है, यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, देखिए भारत के दक्षिण एशिया के क्षेत्र में अगर देखे जाए तो गंगा का बेसिन हो जाता है आपका, हिमालय का जो तलीय क्षेत्र है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन है। यहाँ पर भी आपका क्या मिलता है, कई आपके प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर तेल के भंडार कहाँ कहाँ मिलते हैं, तेल के भंडार जैसे आपका बॉम्बे हाई हो गया, असम हो गया, यहाँ पर आपको तेल के भंडार मिल जाते हैं। ठीक है, गुजरात में भी आपके तेल के भंडार मिल जाते हैं। तो ये हम अभी किसकी बात करें हैं, दक्षिण एशिया की बात करें हैं। अगर हम पश्चिम एशिया की बात करते हैं, पश्चिम एशिया की बताने की ज़रूरत नहीं है। पश्चिम एशिया आपके पूरी तरह से पता होगा। पश्चिम एशिया में जैसे आपका सऊदी अरब हो गया, ठीक है, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, ये सब तो तेल के पूरे से किंग हैं कह सकते हैं, तो इसमें कुछ हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। पश्चिम एशिया हो गया। मध्य एशिया, अब देखिए मध्य एशिया में कौन सा आता है, कजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्री आते हैं। यहाँ पर आपको गैस के भंडार बहुत बड़े मिल जाएंगे। जितने भी गैस के भंडार हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए आपका इस रूस में भी गैस के भंडार है, क्योंकि काफ़ी गैस सप्लाई किया जाता है रूस के थ्रू यूरोप को। तो यहाँ पर ये भी तो पहले मतलब ये जो मिडिल एशिया कंट्री है, मतलब मध्य एशिया कंट्री है, ये भी तो पहले रूस के ही पार्ट थे। तो यहाँ भी आपके गैस के भंडार पड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दक्षिण एशिया हो गया,
दक्षिण एशिया हो गया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया हो गया। ये सब कहाँ क्या है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो ये पहला जो आपका ऑप्शन कह रहा है पूरी तरह से सही कह रहा है। दूसरा का ऑप्शन क्या कह रहा है, मलेशिया में टिन का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। हाँ, मलेशिया में, जो मलेशिया ये है, यहाँ पर एक किंटा घाटी है, याद रखेंगे किंटा घाटी, यहाँ पर टिन का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। तो दोनों ही आपका कथन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। सही पूछा था तो दोनों ही आपका सही हो जाएगा। चल इसी तरह से हम आपको पूरी तरह से करवाते हैं। अब देखिए यहीं पर वो एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। दक्षिण पश्चिम मध्य और दक्षिण एशिया में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस भंडार पाए जाते हैं। पश्चिम एशिया में सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हुआ, बहरीन हुआ, यूएई हुआ, पर्याप्त तेल के भंडार हैं। वहीं मध्य एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में प्राकृतिक गैस के भंडार उपलब्ध हैं, जो अभी हमने बताया आपको। अब देखिए दक्षिण एशिया में गंगा का बेसिन हुआ, हिमालय तलीय क्षेत्र हुआ, कृष्णा गोदावरी का बेसिन हुआ, यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार होने का अनुमान है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में और बॉम्बे हाई में, गुजरात में, यहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। बस वही जो हमने बताया वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस 2005 का क्वेश्चन ये है। पूछा गया था उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम क्या है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान के अगर नगर देखते हैं तो ऊपर कौन सा नगर आ जाएगा, पेशावर। सबसे ऊपर कौन सा नगर आ जाएगा, ये देखिए, ये आपका पूरा पाकिस्तान का नगर है। यहाँ से पूरा ये इतना जितना दिख रहा है तो ऊपर आपका पेशावर हो गया। तो ये पेशावर, यहाँ देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान ऊपर एकदम है, ठीक है। तो खैबर पख्तूनिया ये हमेशा चर्चा में रहता है, ये भी ऊपर है, पेशावर से ऊपर है। इसके बाद पेशावर के बाद यहाँ पर आपका इस्लामाबाद आ जाएगा। पेशावर के बाद देखिए पेशावर है, इसके बाद इस्लामाबाद है। कहाँ से पूछा था, ये उत्तर से दक्षिण में जाते हुए। तो आपका देखिए ये पेशावर ऊपर है, थोड़ा सा इसके नीचे आपका इस्लामाबाद है, ठीक है, राजधानी इस्लामाबाद हो गया। इसके नीचे जब आएंगे तो गुजरावाला, याद रखिए गुजरावाला, इसके नीचे आपको पड़ जाएगा गुजरावाला। तो यहाँ पर इस मैप में गुजरावाला नहीं दिया था, लेकिन इसके नीचे पड़ता है गुजरावाला। गुजरावाला के बाद कौन सा आता है, मुल्तान आता है। तो ये यहाँ देखिए मुल्तान, बीच में आपका गुजरावाला पड़ जाता है, इसके बाद आपका मुल्तान पड़ता है। यहाँ पर पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और मुल्तान ये आपके क्या हैं, ये पाकिस्तान उत्तर से दक्षिण जाते हुए पाकिस्तान नगरों का सही क्रम है। तो ये याद रख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। सिंध यहाँ पर है। अगर कराची, किसी क्वेश्चन में आपका कराची पूछे तो कराची यहाँ नीचे देख सकते हैं, लास्ट में यहाँ पर कराची है। तो हो सकता है अभी जो नया क्वेश्चन बना है उसमें कराची भी दे दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पर हैदराबाद, इसका जैसे इसका भी सिंध का एक राज्य है, हैदराबाद मतलब पार्ट है, जैसे हमारे यहाँ ज़िले होते हैं। तो ये याद रखेंगे, तो ये याद रखेंगे, कराची एकदम लास्ट में पड़ेगा और ऊपर इस्लामाबाद, कराची, कराची नीचे है, इस्लामाबाद ऊपर है, पेशावर इस्लामाबाद के भी ऊपर है, और यहाँ पर मुल्तान बीच में पड़ जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको सी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए वही है। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं कौन सी नदियाँ भूटान में प्रवाहित होती हैं। देखिए भूटान की नदियाँ एक बार देख लीजिए। अब देखिए भूटान की नदियाँ कौन सी हैं। अब यहाँ पर आपका कौन सी नदी नहीं होगी, सालवीन नदी नहीं होगी। देखिए सालवीन जो नदी होती है वो कहाँ प्रवाहित होती है, वो म्यांमार से होते जाती है। एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पर सालवीन नदी होगी कहीं पे, इरावदी नदी है, ये सालवीन, यहीं पर सालवीन भी नदी प्रवाहित होती है। एक मैप यहाँ था, एक मिनट, ये देखिए आपका सालवीन। इस बार मेकांग के बारे में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने मेकांग के बारे में डिटेल में बताया था कि ये आपका दक्षिण की तरफ, वहाँ लिखा गया था दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती, नहीं, दक्षिण की तरफ। अगर थोड़ा सा इधर मुड़ जाती है पूरब की तरफ, मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ। ये देखिए ये ऐसे ऐसे जा के ये आपका ईस्ट साइड, ठीक है, दक्षिण पूरब की तरफ जाती है, ना कि दक्षिण पश्चिम की तरफ जाती है, ठीक है। तो यह कह सकते हैं दक्षिण की तरफ ही जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं सालवीन नदी। सालवीन नदी क्या है, ये देखिए इसी की सालवीन नदी की बात कर रहे हैं। ये ऐसे आकर यहाँ पर म्यान होते हुए यहाँ अंडमान सी में चली जाती है, ना कि ये भूटान में ये प्रवाहित नहीं होती है, ये याद रखेंगे।
हम अब देखते हैं अपना क्वेश्चन में, देखेंगे क्या करेंगे। साल्वीन नदी, 4 आपका गलत हो जाएगा, ये सभी तो आपका गलत हो जाएगा। बागचीन नदी है, याद रखेंगे जो बागचीन नदी है वो आपका यहीं से प्रवाहित होती है, ये भूटान से। कौन सा है, टोंगसा नदी। टोंगसा नदी ये देखिए दिख रहा होगा, टोंगसा, ठीक है, टोंगसा। इधर देखिए मानस निकल रही है, मानस निकल रही है, ये देखिए मानस निकल रही है। और बागचीन यहाँ पर दिया नहीं है, बागचीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बागचीन भी है, टोंगसा भी है, मानस, ये जो तीनों नदियाँ हैं, ये तीनों नदियाँ भूटान में प्रवाहित होती है। कहाँ पर, इसी भूटान में प्रवाहित होती है, बागचीन, टोंगसा और मानस। ये याद रख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं, मानस कई बार पूछता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए बागचीन, टोंगसा और मानस नदियाँ भूटान में प्रवाहित होती है, जबकि साल्वीन पूर्वी म्यांमार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। भूटान की ये तीनों नदियाँ बृहद हिमालय से निकलती हैं। ये नदी घाटी उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर नहीं जा रही ये सभी नदियाँ। ये अब यहाँ पर देखते हैं, बर्मा म्यांमार जिसको आप कहते हैं, निम्न में से कौन से भू आकृतियाँ विद्यमान है। तो बर्मा में कौन से भू आकृतियाँ विद्यमान है ये आपको बताना है। तो देखिए कह रहे हैं अराकान योमा पर्वत, इसको तो आपको पता होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। अराकान योमा पर्वत क्या है, ये देखिए अराकान योमा पर्वत ये है, यहीं पर विद्यमान है आपके म्यांमार में। चिन पर्वत भी आपके यहीं पर विद्यमान है। ये देखिए चिन पर्वत आपको यहाँ दिख रहा होगा, चिन पर्वत भी आपको इसी म्यांमार में दिखा है। शान का पठार, देखिए शान का पठार भी आपका इसी में विद्यमान है, यहीं पर म्यांमार में, यहीं बीच में पड़ जाता है इधर, ठीक है। यहाँ दिया नहीं है, ये देखिए शान का पठार दिया है। ये देखिए ये शान का पठार इधर है, चिन इधर है, अराकान योमा इधर है। ये भी तीन तो आपको हो गया। गायत्री का पठार, देखिए गायत्री यहाँ पर आपको मिल जाएगा, गायत्रिन, ये ठीक है, यही तो है ना गायत्री। हाँ तो कायतिन, कायन्नी का आपका पठार, कायन्नी उसको बोला जाता है, कायन्नी का पठार ये भी आपको यहीं पर मिल जाता है। तो आपको कायन्नी मिल गया और चिन मिल गया, अराकान योमा मिल गया, शान मिल गया। सभी कुछ कहाँ पर है, तो सभी कुछ आपका कहाँ पे है, ये यहाँ पर है, म्यांमार बर्मा में है। तो डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इस पीडीएफ को आप जाकर टेलीग्राम का चैनल दिया है, वहीं पर लिंक नीचे, वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा सभी पीडीएफ। देखिए म्यांमार की अराकान योमा चिन पर्वत, शान पठार, कायन्नी पठार का विद्यमान है। अराकान योमा पर्वत बलित पर्वत है जो म्यांमार के दक्षिण पश्चिम भागों में है। हिमालय पर्वत पश्चिमी इस भाग में स्थित है, हिमालय पर्वत पश्चिमी भाग में स्थित है। यह हिमालय पर्वत की श्रेणी का दक्षिणतम भाग है। चिन पहाड़ी म्यांमार के पश्चिम में है। शान पठार पूर्वी भाग में, कायन्नी पठार शान पठार के उत्तर में है। तो देखिए कायन्नी पठार नहीं, ये जो कि शान पठार ना, तो इसके उत्तर में है कायन्नी पठार, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, बांग्लादेश के परिवहन तंत्रों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर बताना है। देखिए अंतर्देशीय पत्तन कह रहा है, समुद्री पत्तन कह रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन कह रहे हैं। तो जो इनलैंड आपका ये पत्तन होते हैं, तो पोर्ट की बात अगर हम करें, इनलैंड पोर्ट की बात करते हैं, तो ये चांदपुर जो आपका है, ये आपका इनलैंड पोर्ट है। किसका, बांग्लादेश का इनलैंड पोर्ट है। समुद्री पत्तन याद रखेंगे, जो समुद्री बंदरगाह की बात करते हैं, समुद्री पोर्ट की बात करते हैं, सी पोर्ट की बात करते हैं, तो वो चटगांव है, ये भी आपका सही है। और अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, ठीक है, ये एयरपोर्ट की बात करते हो, ये सिलाहट है। तो सिलाहट आपका ये समुद्री पत्तन, ये भी अंतर्राष्ट्रीय है, ये याद रखेंगे। तो आपका कौन सा है, ये जो चटगांव है ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन है। तो ये भी है आपका, और समुद्री पत्तन भी चटगांव है। तो चटगांव में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है और समुद्री पत्तन भी, मतलब सी पोर्ट भी है, दोनों है। और सिलाहट में आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो तीनों ही आपके सही हैं, याद रखेंगे। तो 1 2 3 तीनों ही सही है। देखते हैं, अब यही कह रहा है कि चटगांव और मोंगा बांग्लादेश के समुद्री पत्तन है। इसके अतिरिक्त ढाका, बरिशाल, खुलना भी इसी प्रकार के पत्तन है। ढाका, सिलहट, चटगांव अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन अवस्थित है। ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करा, ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए, आप सबको अगर एनसीईआरटी पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पर एनसीईआरटी रात में 9 बजे डेली आएगा। आप एक रूटीन बना लीजिए कि हमको एनसीईआरटी 9 बजे करना ही करना है। अब यहाँ लिखा गया है, एशिया के मुख्य भूमि से दक्षिण पूर्वी सिरे और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित भूभाग में 13,000 से अधिक विभिन्न आकार के द्वीप सम्मिलित हैं। अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि एक ऐसा द्वीप समूह है जहाँ पर 13,000 से अधिक विभिन्न द्वीप हैं और इनमें केवल लेकिन 6,000 पर लोग क्या करते हैं, रहते हैं। उनका हैबिटेबल है 6,000 ही द्वीप पर। यह विषुवत वृत्त के पूर्व से पश्चिम तक लगभग 5,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो ये किस द्वीप की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा ये इंडोनेशिया द्वीप की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये विषुवत वृत्त के बीचों बीच में आपका है यहाँ पर, और ये जो आपका लगभग पूर्व से पश्चिम तक 5,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 13,000 इसमें द्वीप सम्मिलित हैं, बट 13,000 में से 6,000 लोग पर लोग निवास करते हैं। तो ये किसके बीच की, मतलब किस देश की, इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए वही सब लिखा गया है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे हैं मलेशिया विषुवत वृत्त के उत्तर में 1 डिग्री से 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मलेशिया के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं, मलेशिया के मुख्यतः दो भाग हैं, एक मलाया प्रायद्वीप है, एक बोर्नियो द्वीप का उत्तरी भाग है। ये याद रखेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो आपका बोर्नियो द्वीप है, ये आपको जो ये दिख रहा होगा ये पूरा ये बोर्नियो द्वीप है। तो मलेशिया का एक भाग यहाँ पर है और एक भाग यहाँ पर है। तो ये इसका भी ऑप्शन आपका सही होगा। एक मलाया प्रायद्वीप है, जो मलाया प्रायद्वीप क्या है, ये है आपका। और देखिए ये ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया है किसी, हाँ ये देखिए मलाया पेनिनसुला। तो मलाया पेनिनसुला कहाँ पर है, ये देखिए मलाया पेनिनसुला है और ये पूरा है ना, ये मलाया पेनिनसुला, और एक आपका यहाँ पर पड़ता है मलेशिया का। तो दोनों पार्ट में आपका डिवाइड है मलेशिया। तो यही कह रहा था यहाँ पर। दूसरा कह रहा है सुंडा जलसंधि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। अब देखिए सुंडा स्टेट देखते हैं। मलेशिया सुंडा स्टेट किसको अलग करती है, ये सुमात्रा को अलग कर रही है और ये जावा को, मतलब इंडोनेशिया को अलग कर रही है। तो किसको अलग कर रही है, यहाँ कर रहे हैं मलेशिया को। मलेशिया को नहीं अलग करता है, ये आपका जो सुमात्रा इंडोनेशिया के ही पार्ट हैं ये। तो जावा, यहाँ जावा है और एक द्वीप ऊपर सुमात्रा है, इसी के बीच में क्या है आपका सुंडा स्टेट है। तो जावा और सुमात्रा के बीच में यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जावा और सुमात्रा के बीच में ये जो सुंडा स्टेट आपको पड़ता है ये पड़ता है। ठीक है, तो ये जावा और ये उसके बीच में सुंडा स्टेट होगा। तो ये तो आपका गलत हो गया। मलेशिया संसार का सबसे पुराना व्यस्ततम मार्ग है। हाँ देखिए, मलेशिया क्या है, सब संसार, क्योंकि जो भी आपका ये इधर चाइना से और रूस से या इधर भी किसी कंट्री फिलीपींस से जो भी सामान आते हैं वो इसी रूट से, कहाँ पर, चाहे इंडिया में सप्लाई करना हुआ, चाहे पाकिस्तान में करना हुआ, चाहे यहाँ पर ईरान, ओमान, यमन, अफ्रीका, कहीं भी करना हुआ, तो ये कैसे आ रहे हैं, ऐसे ही तो आ रहे हैं ना। देखिए सिंगापुर यहीं पर छोटा सा द्वीप है, द्वीप एक देश है। इस जो सिंगापुर देश है इसकी लगभग 80% कमाई यहीं से होती है, पोर्ट से ही होती है। मतलब ये अपना जिसका ये बिजनेस जिसका है इसी पर डिपेंड है कि यहाँ से बहुत से सारे आपके वो गुजरते हैं, मतलब जो जहाज़ होते हैं, शिप होते हैं, गुजरते हैं, उससे इनकी कमाई होती है। ठीक है, मतलब ये बनाते हैं, कभी बिगड़ जाती है या कोई, मतलब जैसे क्या हो, कोई ट्रक जाता है बीच में क्या ढाबा मिलता है, जैसे रोड की अगर बात करें, ऐसे समुद्र में भी होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर मलेशिया भी पड़ता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ ये भी आपका, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी सही हो, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों ही आपका सही है। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है सुंडा जलसंधि जावा को सुमात्रा से अलग करता है। हमने कहा था जावा को सुमात्रा से अलग करता है सुंडा स्टेट, जबकि मलेशिया इंडोनेशिया को मलक्का जल डमरू अलग करता है। जो मलेशिया और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है, ये देखिए यहाँ पर, ये आपका ये देखिए
यहाँ पर आपका ये जो मलक्का स्टेट है ये आपको मलक्का स्टेट पड़ता है। तो मलक्का स्टेट क्या है, वो किसको, मलेशिया इंडोनेशिया को अलग करता है। और ये वाला जो स्टेट है ये सुंडा स्टेट है, ये आपका जावा है और ये आपका सुमात्रा है। तो जावा और सुमात्रा को कौन स्टेट अलग करता है, तो जावा और सुमात्रा को सुंडा स्टेट अलग करता है। और यहाँ वाला जो है आपका मलक्का स्टेट मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। ये इंडोनेशिया का सुमात्रा वाला पार्ट है ना, तो ये याद रखेंगे। अब देख कई बार मैं बताता हूँ ताकि याद हो जाए। मलेशिया को विषुवत के 1 डिग्री से 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब देखिए मलेशिया कहाँ, 1 डिग्री से 7 डिग्री। अब यहाँ पर जीरो आपको पड़ता है, ये देखिए यहाँ जीरो इक्वेटर है ना, तो ये यहाँ पर अब देखिए ये आपका जीरो पड़ जा रहा है। तो जीरो से थोड़ा सा अगर ऊपर आएंगे तो यहाँ तक तो एक पड़ जाएगा ना, तो एक यहाँ पर है और अब यहाँ पर 10 है, तो वहाँ पर पूरा 10 तो होगा नहीं, तो यह यही तो होगा ना, 7 ही होगा। तो 1 और 7, अब देख जूम कर सकता हूँ, तो 1 और 7 के मध्य स्थित है, तो वो भी आपका सही था, पहला वाला भी आपका सही था। ठीक है। मलेशिया प्रायद्वीप उत्तरी बोर्नियो द्वीप का किया जाता है। अब देखिए मलेशिया सबसे पुराना विस्तृत समुद्री मार्ग से पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये सब सही है। तो अभी आपको जितना मैं बताया आई थिंक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ का रहे हैं मलाया प्रायद्वीप के मध्यवर्ती भाग पर्वतीय या तंग तटीय मैदान से घिरा हुआ है। कह रहे हैं कि जो मलाया प्रायद्वीप है वो मध्यवर्ती भाग जो है वो पर्वतीय भाग का हिस्सा है। तो दूसरा कह रहे हैं पेटा किनाबालू पर्वत शिखर पूर्वी मलेशिया में प्रेट किनाबालू, ठीक है, ऊंचा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ पर करें कौन सा आपका सही है, तो देखिए दोनों सही है। किनाबालू ज्वालामुखी भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर करें मलाया जो प्रायद्वीप है, मलाया पेनिनसुला है, ये मध्यवर्ती भाग क्या है, ये पर्वतीय है। देखिए जहाँ पर ज्वालामुखी होगा वहाँ पर मध्यवर्ती भाग हमेशा क्या होता है, पर्वतीय हो जाता है, और ये यहाँ पर नीचे आपका थोड़ा सा समतल हो जाता है, और तंग तटीय मैदान से घिरा हुआ है, ये सही है। अब तंग तटीय मैदान से घिरा हुआ है तो तंग तटीय मैदान भी है। प्रेट किनाबालू शिखर पूर्वी मलेशिया में से सबसे ऊंचा पर्वत है। तो किनाबालू कहाँ पर है, ये मलेशिया में है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए वही सब दिया है। प्रेट किनाबालू 4101 पूर्वी मलेशिया सारावाक और सबाह में स्थित एक सबसे ऊंचा पर्वत। सारावाक पश्चिमी भाग का भाग अधिक चौड़ा है। अब यहाँ पर देखते हैं और कह रहे हैं चीन से विश्व की 14 देशों की स्थलीय सीमाएं मिलती है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से देश हैं जिनसे चीन की सीमाएं मिलती हैं। तो यहाँ पर पहला देश हम क्या याद रखेंगे, देखिए सब कुछ याद कर लीजिए क्योंकि हो सकता है 2-3 देश देकर आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो यहाँ पर चीन से कौन सी, ये चाइना है। चाइना से पहला देश हम काउंट करेंगे कौन सा, उत्तर कोरिया काउंट करेंगे। क्या याद रखेंगे, उत्तर कोरिया, एकदम सीरियल वाइज से ऐसे चल के इधर आते हैं, उत्तर कोरिया। दूसरा कौन सा देश काउंट करेंगे, रूस याद रखेंगे। कौन सा देश काउंट करें, रूस। तीसरा कौन सा काउंट कर दिया हमने, मंगोलिया काउंट कर दिया। तो ये तो आपको याद ही होगा। चौथे नंबर पे अब देखिए यही थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। चौथे नंबर पे कौन सा आपका कजाकिस्तान याद रखेंगे। कजाकिस्तान भी चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, बहुत ज़्यादा शेयर करता है, इधर इधर कजाकिस्तान हो गया। फिर इसके बाद किर्गिस्तान यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, किर्गिस्तान आपका बाउंड्री शेयर करता है, ये याद रखेंगे। किर्गिस्तान के बाद तजाकिस्तान आ जाएगा। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, तो ये तीनों आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और के का दोनों ऊपर ले लीजिएगा, के टी कजाकिस्तान किर्गिस्तान। इसके बाद कज की ताज, तो काज की ताज ऐसे याद कर लीजिए, काज की ताज, तो ये बाउंड्री शेयर करता है। अब देखिए ये तो हो गया आपका। इसके बाद कौन से कितने नंबर पे आ गया, 4 यहाँ हो गया कजाकिस्तान, 5 हो गया आपका किर्गिस्तान, 6 हो गया आपका तजाकिस्तान, ये हो गया, 7 हो गया आपका अफगानिस्तान, 8 हो गया आपका पाकिस्तान। इसके बाद 9 हो गया आपका कौन सा, भारत हो गया। 10वां आपका नेपाल हो गया, और 11वां आपका क्या हो गया, भूटान हो गया। 12 आपका क्या हो गया, ये भूटान हो गया। और इसके बाद पूरा कंप्लीट हो गया ना, तो ये अब भूटान, और इसके बाद 11 हो गया, 12 कौन सा याद रखेंगे, तो 12 आपको बर्मा याद रखेंगे, मतलब ये सॉरी 12,
12 को बर्मा याद रखेंगे, ये 12वें नंबर पे है। 12 के बाद आपका को लाओस आ जाएगा 13 नंबर पे, और वियतनाम आ जाएगा 14 नंबर पे। तो यही 14 कंट्री हैं, आपको याद करना होगा। बर्मा या इधर इधर कौन सी कंट्री याद, देखिए इधर आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान या नेपाल, भूटान याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर याद रखिएगा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और इधर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ नीचे थोड़ा याद कर लीजिएगा, म्यांमार भी याद रहेगा, यहाँ पर लाओस याद रखिएगा और वियतनाम याद रख लेंगे। कौन कौन से कंट्री, लाओस और वियतनाम याद कर लेंगे। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। ये पहला वाला ऑप्शन सही है। संसार का सबसे बड़ा पठार, तिब्बत का पठार कैलाश और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो आपका जो कैलाश पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर है, ये तिब्बत का पठार कैलाश और कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो याद रखेंगे कैलाश आपको कहाँ पड़ेगा, इधर पड़ेगा, कुनलुन इधर पड़ेगा, कुनलुन यहीं पर आपका है ये तिब्बतन प्लेटू। तो याद रखिएगा कुनलुन इधर है और ये कैलाश है, बीच में आपका तिब्बत का प्लेटू। ये आपका सही हो गया। तकला मकान ठंडा और सुनसान रेगिस्तान तारिम बेसिन में स्थित है। तो आपका जो तकला मकान है वो कहाँ पर है, सुनसान रेगिस्तान तारिम बेसिन में स्थित है। तो ये भी आपका सही है, ठंडा रेगिस्तान है, याद रखिएगा ये। चीन के पूर्वी भाग में मैदानी क्षेत्र और नदी घाटियों का अभाव पाया जाता है। देखिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि चीन का पूर्वी भाग ज़्यादा डेंस एरिया है जनसंख्या की दृष्टि से या खेती की दृष्टि से, वो या पश्चिमी भाग, तो आप हम कहेंगे 90% जनसंख्या तो इधर ही निवास कर रही है, ठीक है, तो सिर्फ 10% इधर निवास करती है। तो जहाँ पर आपका मैदान पाया जाएगा, जहाँ पर आपकी नदियाँ पाई जाएंगी, घाटियाँ पाई जाएंगी, वो देखिए चीन के पूर्वी भाग में मैदानी और नदी घाटियों का अभाव है नहीं। जहाँ पर कभी भी सभ्यता जो विकसित होती है, जहाँ पर नदी पाई जाती है वहीं पर वो सभ्यता विकसित हो जाती है। तो जब अभाव पाया जाएगा तो इधर जनसंख्या कैसे ज़्यादा करे, सब हांगो, यलो, ये सब जो नदी होती है सब किधर है, इधर ही बह रही है। तो याद रखेंगे ये आपका पूरी तरह से डी वाला गलत है। तो ये आपका गलत हो जाएगा डी वाला, और सब आपका सही होगा। कौन सी सही नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कारा एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों पर विचार कीजिए। अरब का मरुस्थल दिया है, तिब्बत का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल और थार का मरुस्थल, ये सभी एशिया महाद्वीप के मरुस्थल है। कह रहे हैं इसमें उष्ण मरुस्थल कौन सा है, जो गर्म डेजर्ट होता है। दो डेजर्ट होते हैं, एक गर्म डेजर्ट होता है, एक ठंडा डेजर्ट होता है। इसमें गर्म डेजर्ट के बारे में आपको बताना है। तो अरब का मरुस्थल आप देख सकते हैं, जहाँ पर सऊदी अरब ये सब देश आते हैं, वो सब का क्या है, अरब के मरुस्थल में आते हैं, जो कि आपको गर्म मरुस्थल दिखेगा। तो ये आपका सिंपल ही क्वेश्चन है। थार का जो मरुस्थल अपने यहाँ जो मरुस्थल आपको वो गर्म मरुस्थल दिखेगा, लेकिन जो तिब्बत का मरुस्थल है वो आपका तिब्बत प्लेटू है। यहाँ पर जो मरुस्थल है यहाँ पर क्या है, वो गर्म नहीं, वो ठंडा मरुस्थल है। मतलब सेंट्रल एशिया के इधर जितने आएंगे वो ठंडे मरुस्थल आएंगे। जैसे गोबी का मरुस्थल यहाँ रखिए, तो गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट क्या है आपका ठंडा है, तो तिब्बत या गोबी ये सब ठंडे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उष्ण मरुस्थल कौन सा है, 1 और 4, ये आपके उष्ण मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन था। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत के पठार के पूर्वी भाग से निकलती है। ये क्लास 8th की है, ओल्ड एनसीईआरटी। पूर्वी भाग से कौन से निकलती है, आप देखिए यहाँ पर ये तिब्बत का प्लेटू है, ये कह रहे हैं पूर्वी भाग से, तो पूर्वी भाग ये वाला हो गया, पश्चिमी भाग ये वाला हो गया। कह रहे हैं पूर्वी भाग से, तो सिंधु तो नहीं निकल सकती, कौन सी, सिंधु नहीं निकल सकती। और यहाँ पर दो वाला जो तो हट ही जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा, अब देखिए साल्वीन नदी है, साल्वीन नदी अभी हम आगे ही पढ़े थे, ये साल्वीन नदी, साल्वीन नदी इधर पूरब से निकल रही है, साल्वीन नदी हो गया। और आपका सांगपो नदी, सांगपो नदी को जिसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी आपके पश्चिम से ही निकलती है। तो सिंध और सांगपो ये इधर ही से निकलती है, मतलब एक ही लगभग एरिया है निकलने का। तो सांगपो और सिंधु तो आपका हो ही नहीं सकते। तो जहाँ पर 1 है वो भी काट दीजिए, जहाँ पर 2 है वो भी काट दीजिए। अब आपका यहाँ पर लिखा गया है साल्वीन, साल्वीन तो अभी हम बता दिए। मेकांग रिवर लिखा गया है, मेकांग रिवर भी इधर ही से निकलती है। यहाँ देखते हैं पूर्व से ना,
तिब्बत के देखिए अभी ये एरिया हम आप देखते हैं, ये तिब्बत का पूर्वी एरिया पड़ जाएगा, इधर तिब्बत का पश्चिमी एरिया। तो यहाँ पर जो मेकांग नदी, ये देखिए दिख रहा है मेकांग नदी, इस बार क्वेश्चन आया था। ये मेकांग नदी पूरब से निकल रही है और आपका साल्वीन नदी पूरब से निकल रही है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, साल्वीन और मेकांग नदी। तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में चीन पहले नंबर पे अग्रणी है। तो चीन किन फसलों में पहले नंबर पे है, तो चीन आपका चावल के उत्पादन में पहले नंबर पे है, गेहूं के उत्पादन में चाइना पहले नंबर पे है, कपास के उत्पादन में चाइना पहले नंबर पे है। तो 1, 2 और 4 ये आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 4 ये आपका सही। अभी जो गूगल आप सर्च करेंगे, गूगल पे देखेंगे कपास में भी क्या है, कभी पहले इंडिया नंबर 1 था, लेकिन अभी चाइना नंबर 1 है। चावल, गेहूं और कपास, तो याद रखेंगे डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 29, जापान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जापान के संबंध में कह रहे हैं जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। हाँ, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्य उगता है। दूसरा कह रहे हैं फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत टोक्यो के निकट स्थित है। जो फ्यूजियामा 2011 में शायद उसमें वो हुआ था, ये एक्टिव हुआ था, विस्फोट हुआ था। ये कहाँ पर है, कह रहे हैं टोक्यो के निकट स्थित है फ्यूजियामा। दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी विद्यमान है जिसे जन धन का अपार क्षत होती है। हाँ, यहाँ पर कई सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं जिससे धन और मतलब धन और जन की अपार क्षति होती है। तो डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, मतलब सिंपल इक्वेशन है। यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जापान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से होकाइडो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। कह रहे हैं जो होकाइडो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखिए यहाँ पर हम तीनों द्वीप देखते हैं, चारों द्वीप जो मेन है। एक होकाइडो है, एक यहाँ पर होन्शु है, ये देखिए होन्शु, ये वाला द्वीप इतना बड़ा जा रहा है। यहाँ नीचे शिकोकू है और नीचे क्यूशोशु है। अब आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप कौन दिख रहा होगा, होन्शु दिख रहा है सबसे बड़ा द्वीप। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप आपका होन्शु है, ना कि होकाइडो है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये पूछ रहा है। तो भौगोलिक दृष्टि से होकाइडो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो गलत है, ये जापान का नहीं है। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, ये जो ऊपर आपका बीच वाला है, देखिए होन्शु ये वाला बीच वाला एरिया जो आपको दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा करा होन्शु क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। नहीं, होन्शु जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये आपको जो पूरा दिख रहा है इसी के बारे में दिख रहा है। ये तो जापान का तो नंबर 1 मतलब सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए दूसरा, होन्शु जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो तीसरा वाला ऊपर वाला का उल्टा ही है, होन्शु नहीं, होन्शु पहला सबसे बड़ा द्वीप है, होकाइडो जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगर देखता हूँ कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, होन्शु है। दूसरा कौन सा, होकाइडो है। अब तीसरा कोशिशु है, ये देखिए कोशिशु तीसरे नंबर पे आ जाता है और शिकोकू ये चौथे नंबर पे आ जाता है। तो तीसरा और चौथा ये याद रखेंगे। तो पहले बीच वाला याद रखेंगे, बीच वाले के बाद ऊपर चले जाएंगे, ऊपर के बाद एकदम नीचे चले जाएंगे, क्यूशोशु शिकोकू। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित कीजिए। तो होकाइडो पहले आता है, फिर होन्शु आ जाएगा, फिर शिकोकू, फिर क्यूशोशु। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो होन्शु सबसे बड़ा, फिर होकाइडो है, फिर क्यूशोशु है, फिर शिकोकू है। तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा आपका होन्शु जापान का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। कौन सा, ये होन्शु जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वो होन्शु पहला सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप जापान का होन्शु है, होन्शु जापान का दूसरा नहीं, पहला सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है। तो यहाँ पर कौन सा, ये सभी कथन गलत पूछा था, तो ये सभी कथन गलत हो जाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहे हैं जापान का मुख्य खनिज निम्न श्रेणी का कोयला है। मतलब जापान में
मुख्य निम्न श्रेणी का कोयला पाया जाता है। तभी तो आपको देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से और भारत से निर्यात किया जाता है। जापान मतलब हमारे यहाँ से निर्यात किया जाता है, वहाँ आयात होता है। देखिए यह विश्व की सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला देश है। करें जापान जो है विश्व का सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या, हाँ यहाँ पर 60% से भी अधिक जनसंख्या जो नगरों में निवास करती है, गांव कम है जापान में। जैसे हमारे यहाँ गांव ज़्यादा है, वहाँ नगरीय है। करें याकोहामा, ओसाका, नगोया और कितासू यहाँ के बड़े नगर हैं। आपको चाहे याकोहामा हो गया या ये नगोया हो गया, ये सब और सपोरो हो गया, ये सब है याकोहामा, ओसाका, नगोया, कितासू, ये जापान के प्रमुख महानगर हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? सब आपके सही है। एक बार हम फिर से याद करवा देते हैं। ऊपर होकाइडो पड़ेगा, नीचे हियोंशु पड़ेगा, फिर शिकोकू पड़ेगा, फिर क्यूशोशु पड़ेगा। ये नॉर्थ से साउथ याद रख लीजिएगा। और बड़े से छोटे में याद रखना होगा। सबसे बड़ा होन्शु है, सातवां विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरे पे होकाइडो आपका पड़ता है, तीसरे पे क्यूशोशु, चौथे पे शिकोकू पड़ता है। तो ये आपका तीनों ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग अफ्रीका में स्थित है। करें पृथ्वी का जो पूरा भाग है उसमें ये 20% पूरा अफ्रीका है। तो ये क्या कह रहे हैं, क्या सही है कि गलत है? तो ये एकदम सही है। दूसरा कह रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप विश्व के सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक उष्ण महाद्वीप है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे पड़ती है। तो हाँ, सबसे ज़्यादा उष्ण महाद्वीप है, क्योंकि विषुवत जो वृत्त है आपका, ये बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, देखते नहीं यहाँ के लोग थोड़ा सा ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, तो वो काले, मतलब ज़्यादा इतनी गर्मी पड़ती है जिससे आप 2-4 दिन अगर गर्मी में रह ले काले हो जाते हैं। वो तो पूरा साल ही गर्मी में रहते हैं, इसीलिए काले हो जाती है उनकी स्किन। यह महाद्वीप यूरोप भूमध्य सागर द्वारा एशिया के अरब सागर द्वारा अलग होता है। तो ये भी सही है, यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा। आप देखिए यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। तो यूरोप से अफ्रीका से भूमध्य सागर द्वारा अलग होता है, एकदम सही है। और एशिया से अरब सागर द्वारा। अब देखिए यहाँ पर आपका अरब सी है, ठीक है, अरब सागर है, तो ये एशिया से अलग कर दे रहा है, या रेड सी से भी अलग करता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए जिब्राल्टर जलसंधि अफ्रीका को एशिया से अलग, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन। जो जिब्राल्टर जल संधि है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि आपकी पाई जाती है। तो डी वाला आपका गलत है और आपका सब सही है। सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो कई बार पेपर में पूछा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग कौन से देश में शामिल है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं? यहाँ देखिए इरिट्रिया लिखा गया है, जिबूती लिखा गया है, सोमालिया लिखा गया है, इथोपिया लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका नहीं होगा ये पूछ रहे हैं। तो कौन सा नहीं होगा? तो ये अल्जीरिया आपका नहीं होगा। अल्जीरिया जो यहाँ पे है, अल्जीरिया कहाँ है? अल्जीरिया, यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देखिए ऐसे बना ना, ऐसे, तो ये जित मतलब सिंह की तरीका बना है, इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और आपका इरिट्रिया भी है। ठीक है, तो ये 4 कंट्री याद रखेंगे, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। ये किस में आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। 2 जहाँ उसको हटा दीजिए, 1, 3, 4 आएंगे। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा हम जल्दी करें। सोएज नहर उत्तर पूर्व में एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। कह रहे हैं जो सोएज नहर है वो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं वो अलग करता है या अदन की खाड़ी को जोड़ता है? तो याद रखेंगे अरब सागर की अदन की खाड़ी को जोड़ता है। तो ये अदन की खाड़ी है, ये वाला अदन की खाड़ी है, ये रेड सी है और ये बाब अल मंदिब जोड़ रहा है। तो ये भी आपका सही है। सोएज नहर के उत्तर पूर्व में एशिया है। तो सोएज नहर का जो सोएज नहर है उसके उत्तर पूर्व में तो ये एशिया है और अफ्रीका को अलग करते, इधर अफ्रीका है तो सोएज कैनाल ही तो अलग कर रहा है तो एशिया को अफ्रीका से। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये भी सही है। तो दोनों आपका सही है, उसमें गलत नहीं है। बाब अल मंदेब यहाँ याद रखेंगे क्योंकि बाब अल मंदेब से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर अदन की खाड़ी है या और यहाँ पर रेड सी है, इसी दोनों को जोड़ रहा है, अदन की खाड़ी को और रेड जोड़ रहा है। और यहाँ पर अगर यमन ये मतलब ये अलग करने की बात करेंगे तो ये एशिया को और अफ्रीका को अलग कर रहा है। ठीक है, देखिए लैंड बाउंड्री हमेशा अलग होती है और जुड़ती कौन सी है? जुड़ती आपकी
ये जो वाटर बॉडी है ये जोड़ती है हमेशा, ये याद रखेंगे। तो कौन सा, पहला वाला और दूसरा वाला जो दोनों ही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर किलिमंजारो पर्वत है। करें अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो किलिमंजारो है। कहाँ पर है, तंजानिया में, इधर तंजानिया, यहीं पर आपको किलिमंजारो मिल जाएगा। ठीक है, तंजानिया है। दूसरा, पहला तो एकदम सही है। करें कथन, कितने कथन सही हैं ये बताना है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में एटलस पर्वत का विस्तार पाया जाता है। देखिए ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर वाला एरिया है और ये पश्चिम वाला एरिया है। तो एटलस माउंटेन का पर्वत का विस्तार है, यहीं सहारा डेजर्ट है, ऊपर देखिए एटलस माउंटेन है, यहीं पर आपको इस विस्तार पाए थे। एकदम सही है, उसमें कुछ गलती ही नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, घना अफ्रीका एक विशेष भौतिक लक्षण वाला महान भूभ्रंश घाटियाँ हैं। देखिए अफ्रीका में एक भूभ्रंश घाटी ये जा रही है जो कि क्या करेगी, अफ्रीका को हो सकता है आगे फ्यूचर में दो पार्ट में डिवाइड कर दे। जहाँ से जैसे जहाँ पर आपको देख लेंगे नील नदी पास होती, उसी के आसपास के एरिया में क्या होता है, एक भ्रंश उत्पन्न हो रहा है जो कि इतना बड़ा होता जा रहा है कि आगे हो सकता है अफ्रीका को दो पार्ट में ही डिवाइड कर दें। तो ये आपका तीसरा भी सही है, सभी तीनों कथन सही हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, करें अफ्रीका महाद्वीप की निर्मित बांधों में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है। करें नील नदी पर कौन सा आसवान डैम बना है। ब्लू नाइल पर यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर आसवान डैम बना है। नाइजर नदी पर, ये नाइजर रिवर पर कैंजी बांध बना है, ये एकदम ये भी सही है। जायरे नदी जिसको कांगो रिवर कहते हैं, वहाँ पर इंगा बांध बना है। कौन सा बांध बना है, इंगा बांध बना है, ये भी याद रखेंगे। तो नील नदी पर आसवान बांध बना है, नाइजर नदी पर कैंजी बांध बना है, जायरे नदी पर इंगा बांध बना है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो तीनों ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जायरे नदी, ये देखिए कांगो रिवर, इसी को जायरे रिवर कहते हैं। ये देखिए कांगो रिवर ना, इसी को आपको जायरे रिवर कहते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि कौन से जलवायु क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप पे पाए जाते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में अगर बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में, एक मिनट यहाँ पर एक मैप में लाया था, हाँ, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में लगभग ये जो जितने भी आपके ये दिए गए हैं विषुवतीय जलवायु, सुडान तुल्य जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु, ये सभी जलवायु यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, जैसे अगर अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप की कोई प्राकृतिक में, यहाँ पर ये वाला यहाँ देखते हैं, ये कहाँ पर, ये अगर यहाँ पर बात करते हैं तो बीच में कौन सा आप आ जाता है, इक्वेटर जब गुजरता है तो यहाँ पर आपको कौन सा, ये जो सवाना तुल्य जलवायु है या सूडान तुल्य जलवायु है यहाँ पर पाई जाती है। अगर ऊपर की बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और ये विषुवतीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, इसी के, तो विषुवतीय जलवायु भी हो गया इक्वेटर, क्योंकि यहाँ से गुजर रही है तो विषुवतीय जलवायु पाई जाएगी। और कांगो बेसिन में ये सब यहाँ तो विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, जैसे अमेजन के जंगल वाले पाई जाती है। और यहाँ पर ऊपर कौन सा होगा, भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी भागों में भी पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। अब देखिए मरुस्थलीय जलवायु, देखिए आपको यहाँ पर इसी मतलब इस इक्वेटर के ऊपर भी आपका मरुस्थल है, नीचे भी मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पर तो ये देखिए मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय भी सूडान तुल्य जलवायु पाई जाती है, सूडान वहाँ पे है ना एक देश, और विषुवतीय जलवायु भी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा कथन कर रहे हैं कि सही है, तो सभी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर विषुवत की रेखा गुजरती है, मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, इतना मरुस्थल है आपका। सूडान, सहारा मरुस्थल तो सबसे बड़ा मरुस्थल यही है, करें सूडान तुल्य, हाँ सूडान तुल्य जलवायु पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय ऊपर देखेंगे, नॉर्थ अगर अफ्रीका में देखेंगे, नॉर्थ अफ्रीका साइड में देखेंगे, ऊपर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और नीचे यहाँ पर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के साइड में पश्चिमी एरिया में भी ये भूमध्य सागर, क्योंकि हमेशा भूमध्य सागरीय जलवायु पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो ये भी याद रखेंगे, सभी सही है आपका। अब यहाँ पर देखते हैं, जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। करें कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है।
कह रहे हैं जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये कौन सा ओशियन है? ये आपका इंडियन ओशियन है। अब देखिए इंडियन ओशियन में ये देखिए जंजीबार है, ये आपका एक द्वीप, और ये आपका कौन सा द्वीप है? पेम्बा द्वीप है। और जो ये जंजीबार और पेम्बा द्वीप है ये इंडियन ओशियन में स्थित है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा इंडियन ओशियन में ही स्थित है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन, इन द्वीपों में बड़े पैमाने पर लौंग का उत्पादन होता है। दूसरा वाला आपका सही एकदम, क्योंकि इन द्वीपों पर बड़े पैमाने पर लौंग का उत्पादन होता है, पेम्बा और जंजीबार द्वीप पर। तो ये द्वीप याद रखेंगे कहाँ पर आपको पड़ेगा? तो ये आपको इंडियन ओशियन में पड़ेगा। कौन सा? तंजानिया लिखा गया ना, तो तंजानिया के इधर आसपास जंजीबार और पेम्बा द्वीप पड़ता है। तो जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिण ये इंडियन ओशियन में स्थित है। इन द्वीपों पर बड़े पैमाने पर लौंग का खेती किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य पूछा था? तो असत्य आपका ये पहला वाला है। तो यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा, असत्य है, दूसरा वाला सत्य है। यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? कह रहे हैं विषुवतीय वर्षा वन और उत्तर, देखिए विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। तो हाँ, जो ये विषुवतीय आपका विषुवत रेखा जाती है, इसके मतलब आसपास कौन सा, ये जो आपका देखे ना यहाँ लिखा गया है लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन अफ्रीका ग्रासलैंड सवाना, ये जो आपका हरा वाला पोर्शन है यह सवाना घास का मैदान है। तो यहाँ पर जो विषुवत वन के उत्तर तथा दक्षिण में, तो विषुवत एक रेखा है और विषुवत वन भी ना, कांगो जायरे यहाँ पर विषुवत वन पाए जाते हैं। तो यहाँ के उत्तर में या दक्षिण में क्या पाया जाता है? ये देखिए वो यहाँ हरा वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। एकदम सही है, याद रखेंगे सवाना घास के मैदान विषुवत वृत्त के दोनों तरफ पाए जाते हैं। देखिए दो चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सा? देखिए आपका जो विषुवतीय वन है ये वाला, जहाँ पर कांगो जायरे है, यहाँ पर विषुवतीय वन है, इसके ऊपर जाएंगे सवाना का घास का मैदान, इसके नीचे जाएंगे सवाना का घास का मैदान, फिर सवाना घास के ऊपर जाएंगे तो आपको मरुस्थल मिल जाएगा, डेजर्ट मिल जाएगा। इस यहाँ भी अगर सवाना घास के मैदान के नीचे जाएंगे वहाँ भी आपको डेजर्ट मिल जाएगा। ऊपर आपको कौन सा डेजर्ट मिल जाएगा? तो ऊपर आपको मिल जाएगा सहारा डेजर्ट, और नीचे जाएंगे तो आपको कौन सा मिल जाएगा? कालाहारी डेजर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यही सवाना घास के मैदान के ऊपर और नीचे दोनों ओर मरुस्थल विस्तरित है। हाँ, सवाना घास के मैदान के ऊपर और सहारा मरुस्थल विस्तरित है, नीचे और आपका कालाहारी मरुस्थल विस्तरित है। तो ये दोनों ही कथन आपका सही कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कथन होगा? दोनों ही कथन सही कर रहा है। तो आपका ए वाला भी सही होगा और बी वाला सही है, मतलब ए और बी दोनों ही आपका कथन सही है। एक बात और याद रखिएगा, जो सवाना प्रदेश होता है वहाँ पर वर्षा कम होती है, थोड़ा शुष्कता रहता है, इसलिए कुछ घासें उग जाती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। कुछ बारिश हो जाती है उसी में घासें उग जाती हैं, पेड़ पौधे नहीं। पेड़ पौधे आपको कहाँ पर? ये जो है एकदम हरा वाला पोर्शन दिख रहा है ये विषुवतीय वन है। विषुवतीय वन को ऊपर वाला जो ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा ये आपका सवाना हो जाएगा, नीचे भी सवाना हो जाएगा, इसके बाद नीचे और जाएंगे तो ये डेजर्ट हो जाएगा, ऊपर डेजर्ट हो जाएगा। बस ये ही याद करना है, आपका पूरा फिजिकल मतलब ज्योग्राफी आपको समझ में आ जाएगा। इसका किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा कोई पूछ लेगा आपको बता देंगे। आज बस इतना ही क्वेश्चन है, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। हमने बताया है कि 50 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं करेंगे हम कोई भी आपका जब भी एनसीईआरटी, क्योंकि मैं इसको डेली लाऊंगा, इसलिए आपको ये एक रूटीन बना लीजिए कि आप इसको डेली देखेंगे। अगर आप डेली देखते हैं आप ये एनसीईआरटी तो आपको बहुत से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप फैक्ट कहाँ से पढ़िए? फैक्ट मैं करवा रहा हूँ वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स में, वहाँ फैक्ट आपको मिलेंगे काफ़ी, और यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो ठीक है, तो आप मेरी बात मानिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ज्योग्राफी का। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।